आज हम भौगोलिक अध्ययन के आधार के विषय में बताना चाहते हैं। जो लोग ज़्यादा कीमती पैसे वाले कोचिंगों में नहीं जा सकते, उनके लिए मैं भूगोल आसान बनाने की दृष्टि से ये अध्ययन करवाता हूँ। मुख्य रूप से यदि भूगोल के अध्ययन के जो आधार हैं, यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो भूगोल और भी आसान हो जाएगा। भूगोल एक ऐसा विषय है, कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को याद दिन में सफ़ा। तो ऐसा नहीं है। ये जिन लोगों में भूगोल में रुचि नहीं है, उनसे दूर भागते हैं, उनकी दृष्टि से ये बातें हैं। मैं उनमें रुचि पैदा करने की दृष्टि से ये सारा कार्य करता हूँ। तो यदि हम किसी भी देश की या किसी विशेष स्थान की भौगोलिक जानकारी करना चाहें तो उनके कुछ बेस हैं, कुछ आधार हैं। उनके आधार पर यदि हम करते हैं तो बड़े आराम से अच्छी तरह से वहाँ का भौगोलिक अध्ययन हो जाता है। इसमें नंबर 1 बेस है स्थिति। हमें किसी भी देश या स्थान का भौगोलिक यदि अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें ये तो जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वो देश संसार में किस जगह स्थित है। जैसे ये मानो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा है और ये इधर ध्रुव हैं। हमें उस स्थान का ये ज्ञान होना जरूरी है, जिस स्थान का हम अध्ययन कर रहे हैं, कि वो स्थान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ कितनी दूर है, उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है। यदि हमें इन चीज़ों का पता लग जाए तो अन्य चीज़ों का, अन्य उसके विषय में अन्य बातों का पता भी बड़े आराम से लग जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहली जो भूगोल के अध्ययन का मेन आधार है वो है स्थिति। हमें संसार के मानचित्र में ये तो जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी विशेष स्थान संसार के मानचित्र में किस जगह पर है और वो किस अक्षांश पर पड़ता है, किस देशांतर पर पड़ता है। दूसरा आधार है धरातलीय बनावट। ये जो दूसरा बेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरातलीय बनावट बहुत ही महत्व रखती है क्योंकि किसी भी स्थान पर ये जो धरातल है ये 3 रूपों में पाई जाती है: पर्वत, पठार और मैदान। तो जिस देश का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ किस जगह पर्वत हैं, किस जगह पठार हैं, किस जगह मैदान हैं, उनके आधार पर उसका अध्ययन यदि हम करें तो जैसे मानो हमें उस देश का ये पता है कि जैसे ये भारत है, इस भारत में यहाँ उत्तर की तरफ पर्वत है, यहाँ दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पठार है और ये शेष जो भाग है ये मैदान है। ये पर्वत है। तो हमें इन तीनों वस्तुओं की जानकारी हो जाने पर ये अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा। ये जो मैदानी क्षेत्र हैं ये कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। कृषि केवल मैदानी क्षेत्रों में होती है, ना पर्वतों पर होती, ना पठार पर होती। दूसरी बात, जो खनिज पदार्थ हैं, केवल खनिज तेल को छोड़कर, खनिज तेल तो
ये मैदानी क्षेत्रों में मिलता है जहाँ अवसादी शैलें होती हैं। बाकी जो खनिज पदार्थ हैं वो पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों पर मिलते हैं। तो हमें ये भी बड़े आराम से अंदाज़ा लग जाएगा कि खनिज पदार्थ कहाँ मिल सकते हैं। इसी तरह जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी भी हमें जानकारी हो जाएगी यदि धरातलीय बनावट का हमें पता है तब। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत ऊंचे नीचे होते हैं, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में कृषि नहीं हो सकती। ऊंचे नीचे क्षेत्रों में केवल यदि खनिज पदार्थ हैं तो वो निकाले जा सकते हैं, या जो प्राकृतिक वनस्पति है वो स्वयं उगती हैं प्राकृतिक रूप में, तो प्राकृतिक वनस्पति पैदा हो सकती है। अन्य बातें वहाँ पर होना संभव नहीं है। अब जैसे उसके आधार पर मानो ये देखा जाए कि वहाँ की जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो क्या होंगे। तो अब जैसे ये मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में जो मानवीय क्रियाकलाप हैं मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। उसके बाद ये पठारी क्षेत्र हैं, यहाँ पर खनिज पदार्थ निकलते होंगे। तो यहाँ के जो मानवों के क्रियाकलाप हैं वो मुख्य रूप से खनिज पदार्थों से संबंधित कारखाने आदि के कार्य करने के होंगे। अब जैसे ये समुद्री तट हैं तो समुद्री तट के जो लोग हैं वो समुद्र से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि बंदरगाह हैं उनमें कार्य करते हैं, विदेशों को आते जाते हैं, व्यापार आदि होता है। इन चीज़ों का पता हमें वहाँ की धरातलीय बनावट से ही लग जाता है। तीसरी बात है जलवायु। मैंने पहले भी बताया था जलवायु दो शब्दों से मिलकर बनता है, जल जमा वायु। किसी भी स्थान का जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं वहाँ जल की स्थिति क्या है, वहाँ की वायु की स्थिति क्या है, वायुदाब कैसा रहता है, और ये दोनों चीज़ें संबंध रखती हैं ताप से। और ताप पर आने के बाद ये अपने आप अंदाज़ा लग जाता है कि यदि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा तो वहाँ ताप ज़्यादा होगा। जब ताप ज़्यादा होगा तो वहाँ की जल में वाष्प ज़्यादा बनती होगी, वहाँ की जो वायु है वो भी हल्की होकर ऊपर उठती होगी, तो उन क्षेत्रों में वर्षा होती होगी। तो जलवायु का अध्ययन करने से हमें अन्य बातों का भी पता लगता है। जैसे यदि हमें वहाँ की जलवायु का पता है कि वहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो उसी के आधार पर हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि उस देश की स्थिति इस संसार के मानचित्र में किस जगह होगी। क्योंकि यदि वहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है तो समझो वो स्थान भूमध्य रेखा के आसपास होगा। भूमध्य रेखा या कर्क और मकर रेखा के बीच में उसकी स्थिति होगी, तो हमें जलवायु से ही उसकी स्थिति का भी पता लग जाएगा। तो ये भूगोल के अध्ययन के एक मुख्य बेस है, मुख्य आधार है। यदि इन चीज़ों का भूगोल के अध्ययन करने वाले को ज्ञान है तो वो बड़े आराम से भूगोल का अध्ययन कर लेता है, भूगोल से डर के नहीं भाग सकता। अब चौथा आधार है वनस्पति। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि किसी स्थान की जलवायु उष्ण और आर्द्र है, कहने का मतलब वहाँ वर्षा खूब होती है, तापमान भी खूब रहता है, तो वहाँ की वनस्पति भी सघन वनस्पति होगी, सदाबहार वहाँ के वृक्ष होंगे, वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा पाई जाती होगी। यदि किसी जगह केवल गर्मी में वर्षा होती है, अन्य जो मौसम है उनमें वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते होंगे। जिस समय वर्षा नहीं होती है उस समय वहाँ के जो वृक्ष हैं पत्तियाँ गिरा देते हैं। यदि कहीं
कि वनस्पति कांटेदार है तो समझो वहाँ पर वर्षा, वहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण जलवायु है, आर्द्र नहीं है। वहाँ पर वर्षा नाम मात्र की होती होगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो वृक्ष हैं वो जिस समय वर्षा नहीं होती है उस समय, क्योंकि वृक्ष वाष्पीकरण करते हैं, वृक्ष की जड़ें नीचे धरातल में से नमी चूसती हैं और अपनी पत्तियों के द्वारा उस नमी को बाहर निकालती हैं। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, नाम मात्र की होती है, वहाँ की वनस्पति अपने ऊपर कांटे धारण कर लेती है, क्योंकि वृक्ष की जो पत्तियाँ हैं वही वृक्ष की खुराक भी बनाती हैं। तो खुराक बनाने के लिए भी उन्हें आवश्यकता है, तो खुराक वो कांटों से ही बना लेते हैं और कांटे वाष्पीकरण नहीं करते। तो हमें यदि किसी स्थान की वनस्पति का पता है तो उसी के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ वो स्थान संसार के मानचित्र में कहाँ होगा, वहाँ की जलवायु किस तरह की होगी। तो इन अन्य बातों का भी हमें पता लग जाएगा। पांचवा आधार है मानवीय क्रियाकलाप। हम जिस किसी देश या स्थान का भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं, यदि हमें वहाँ के मानवीय क्रियाकलापों का भी पता लग जाए तब भी हम ये जो भूगोल के अध्ययन के अन्य जो 4 आधार हैं उनका भी हमें पता लग जाएगा। जैसे यदि वहाँ का आदमी कृषि करता है तो समझो वहाँ की धरातलीय बनावट मैदानी होगी, वहाँ अवसादी शैलें होती होंगी, वहाँ कृषि से संबंधित भूमि और जलवायु के जो अन्य बातें हैं वो भी कृषि के हिसाब से ठीक होंगी, तभी वहाँ का आदमी कृषि करेगा। यदि किसी स्थान का मानव औद्योगिक क्षेत्रों में काम करता है, कारखानों में काम करता है या खनिज पदार्थों की खुदाई का काम करता है, तो समझो वहाँ उद्योग चलाने से संबंधित परिस्थितियाँ मानवीय अनुकूल होंगी। और उद्योग कहाँ चलते हैं, जहाँ पर या तो भूमि में से खनिज पदार्थों का उत्पादन होता हो या उद्योग चलाने से संबंधित ऐसी कृषि फसलें पैदा होती हों कि उन फसलों से उद्योग चलाए जा सकें। जैसे भारत में पश्चिम बंगाल के पास में यहाँ जूट उद्योग चलता है। इसका मतलब जब यहाँ जूट उद्योग पनपा हुआ है, इसका मतलब जूट से संबंधित जूट के जो पौधे हैं, जूट की जो कृषि है वो यहाँ पर होती है। जूट की कृषि की एक मुख्य विशेषता ये है, जूट का पौधा उस भूमि में पैदा होता है जहाँ नई भूमि होती है। पुरानी भूमि में जूट की पैदावार कम होती है। कहने का मतलब पुरानी भूमि और नई भूमि से मतलब इन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत आती है और बाढ़ आने से यहाँ पर प्रतिवर्ष धरातल के ऊपर नई मिट्टी का आवरण चढ़ जाता है और उस नई मिट्टी के आवरण में जूट का पौधा बहुत पनपता है। तो ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो नदियों का बहुत बड़ा आकार हो जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बाढ़ वगैरह बहुत आती हैं, जिससे नदियाँ धरातल के ऊपर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का आवरण चढ़ा देती है, जिसमें जूट का उत्पादन होता है। और संसार में सबसे ज़्यादा जूट के कारखाने यहीं पर स्थित हैं और यहीं से जूट बनता है। तो यदि हम इन 5 तथ्यों का ज्ञान कर लें तो इन्हीं के आधार पर बड़े आराम से हम संसार में किसी भी देश, किसी भी स्थान वगैरह का बड़े आराम से अध्ययन कर सकते हैं। तो भूगोल के अध्ययन से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बड़े आराम से भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है। और जब हम इन चीज़ों का ज्ञान कर लें तो अन्य बातों का हम अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं कि वहाँ किस तरह की स्थिति होती होगी, कैसा वहाँ पर
आदमी का रहन सहन वगैरह सारी कुछ बातें होंगी। जैसे मानव स्थिति के आधार पर हमें किसी स्थान का पता है कि वो ध्रुवीय क्षेत्र पर स्थित है, तो ध्रुवीय क्षेत्र पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। ठंड ज़्यादा पड़ने की स्थिति में वहाँ का मानव ठंड से बचने के हिसाब से अपना दैनिक जीवन जीता होगा। इसी तरह जो स्थान कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, इन स्थानों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ का मानव अधिक गर्मी की स्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए अपने को उस तरह का बनाता है ताकि गर्मी का मुकाबला करते हुए वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ये 5 भूगोल के मुख्य तत्व हैं, इनका अध्ययन आदमी कर ले तो उसके लिए भूगोल विषय बहुत ही आसान विषय बन जाएगा और बड़े आराम से भूगोल का अध्ययन कहीं का भी किया जा सकता है। धन्यवाद।